चलिए इसको देख लीजिए। भारत के प्रमुख नदियां, ठीक है, भारत के प्रमुख नदियां में से नदी का नाम है, लंबाई है और उद्गम स्थल है। जैसे सिंधु नदी, मानसरोवर झील, कल ही मैं इसका वीडियो देख रहा था हवाई जहाज से। जो मानसरोवर झील है वो हिमालय के क्या है, सबसे ऊपर है और इतनी सी उसका परती है, उसी से वो बर्फ पिघल पिघल करके निकलता है। बीच में ही मानसरोवर झील है, उसी से इसका उद्गम स्थल है जो तिब्बत के आसपास है। इसकी जो लंबाई है 2980 किलोमीटर है। मानसरोवर झील जो है हिंदुओं के लिए, खास करके भारत के लोगों के लिए सबसे पवित्र में से एक है न। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर भगवान शिव का विराजमान है। शायद अब वो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 इसकी लंबाई है, इसका उद्गम स्थल भी मानसरोवर झील ही है। गंगा नदी की लंबाई 2525 है, 2525 किलोमीटर है, जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री है, उत्तराखंड से होता है। गोदावरी नदी 1450 किलोमीटर है। ये निकलती कहाँ से है? त्रंबक गांव की पहाड़ियां से निकलती है। नर्मदा नदी है 1229 किलोमीटर, कितना है? 1290 किलोमीटर, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी 1290 किलोमीटर, महाबालेश्वर के निकट है। महानदी 890 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी पश्चिम घाट से निकलती है। एक पूर्वी घाट है और एक सिंघबा पहाड़ जो कि एमपी में पड़ता है, वहां से निकलती है। कावेरी नदी है 760 किलोमीटर, जो निकलती है कहां से? ब्रह्मगिरी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जमुना नदी, जहां अभी महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ कहां लगा हुआ है जी? प्रयागराज में। प्रयागराज, इसका पुराना नाम या नया नाम क्या बोल सकते हो? इलाहाबाद है। इलाहाबाद के संगम पर, इलाहाबाद के संगम पर क्या लगा हुआ है? महाकुंभ। महाकुंभ जो है प्रत्येक 12 साल के बाद लगता है। भारत में कितने जगह पे महाकुंभ लगता है? 4 जगह पर। कितने जगह पे? एक तो हो गया आपका एक तो हो गया आपका प्रयागराज, एक हो गया नासिक, तीसरा हो गया उज्जैन, और चौथा हरि का द्वार, हरिद्वार। ये 4 जगह पे जो है अंतराल 12 साल, 12-12 साल के अंतराल पे महाप्रयाग लगता। हालांकि देखो जब आप त्रिपिटक पढ़ोगे, ठीक है, जब आप त्रिपिटक पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ये कुंभ मेला जो लगता है इसका नाम है स्नान दान की मेला। पुराना में से जब पढ़ोगे ने, जब बड़ा तैयारी करोगे तो क्वेश्चन पूछता है, इसका पुराना नाम है स्नान दान की मेला। यहाँ अमीर और गरीब दोनों जाया करता था, अमीर भी और गरीब भी। तो अमीर आदमी धन लेके जाता था और गरीब आदमी मांगने के लिए जाता था, तो अमीर आदमी उसको दान देता था। ये बौद्धों का त्योहार है। और हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ सबको पता है, जो इतिहास पढ़ रहा है, ठीक है। सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के पार इधर रहने वाले को क्या कहते हैं? कहते हैं सिंधु। चूंकि अरबी भाषा में सा को बोलता है हा, तो सिंधु को हो गया हिंदू, ठीक है। जैसे हाथी को वो लोग बोलता है, साथी को बोलेगा हाथी, साथ को बोलेगा हाथ दो, मतलब साथ दो, तो ये सा का हो जाता है हा, तो इसीलिए ये सिंधु को हो गया हिंदू, ठीक है। और जब 1857 ईस्वी के पहले जब अंग्रेज का राज भारत में था, जब थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं ताकि समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब जैसे देखियो
क्या बता रहे थे? हाँ, जब भारत का आजाद के पहले अंग्रेज हमारे भारत पे था, तो जितने भी आर्य लोग था, तो ये आर्य लोग जो था, ये मुगलों से अपना संबंध स्थापित किया, अपना रिश्ता बनाया और कहा कि आप भी विदेशी हो और हम भी विदेशी हैं, तो विदेशी और प्लस विदेशी बराबर क्या होता है? मित्र होता है। हम भी बाहर से आए हैं, आप भी बाहर से आए हैं। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आ गया तो अंग्रेज बोला नहीं, भारत के मूल निवासियों को भी उतना अधिकार है जितना अधिकार सबका है। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने हमें नहीं, मतलब भारत के मूल निवासियों को, खास करके एससी, एसटी और ओबीसी के समुदाय के लोगों को ये क्या किया? अधिकार देना शुरू किया। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, और छुआछूत के खिलाफ उसने कानून बनाया कि नहीं भाई छुआछूत नहीं होगा। पहले क्या होता था? किसी भी शूद्र की शादी 14 साल से पहले हो जाया करता था। किसी को भी बड़ा पुत्र होता था तो उसको गंगा में उठा के फेंक देता था। किसी की पहला पुत्री होता था तो इसको देवदासी बना देता था। तो ये सारे प्रथा को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। तब कहना शुरू किया कि हम जो है, हम भारत के लोग हैं, और सबको साथ करके आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम दिया हिंदू। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं 200 साल से, तो हमको तो समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या है न है। तो सिंधु अरबी भाषा में सा को क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गंडक नदी है। गंडक नदी 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो नेपाल गंडक सीमा पे है। इसी में ना बाढ़ आ जाता है तो भारत डूबने लगता है। उसके बाद है सोन नदी 780 किलोमीटर। इसकी जो उद्गम स्थल है, कहाँ है उसका उद्गम स्थल? अमरकंटक की पहाड़ी। दामोदर नदी को बंगाल की शोक भी कहते हैं। बंगाल के लोग जो है ना, महिलाएं लोग गाली भी देती है, तोरा दामोदरा में टोप देवो, टोपना मने गढ़ देवो। जैसे बिहार के लोग कहता है कोसिया में टोप देवो। हमरे गांव में भी एगो नदी है, जिस मेरे गांव का जो होगा उसको पता होगा, उसका नाम है बिस्नी जोर। जोर का मतलब भी नदी ही होता है। ठीक है, बिस्पाइन होता है। तो जितने भी हमारे गांव में बच्चा लोग मरता उड़ता है ना, तो इसी नदी में गड़ता है सबको ले जाके। तो गरिए तो तोरा बिस्नी जोरा में टोप देवो मने गढ़ देवो। तो ये मुहावरा भी और कहावत भी आ जाता है। तो ऐसे कहते हैं, दामोदर कहते हैं बंगाल के शोक। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक बोलते। कहां से निकलती है? हुगली नदी नवद्वीप के निकट निकलती है। इसकी लंबाई के बारे में पता नहीं है। हुगली नदी खास करके इसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है ना जी। हुगली नदी के किनारे, हुगली में क्या होता है पता है? ज्वार और भाटा आता है। हुगली नदी में क्या आता है? ज्वार और भाटा आता है। हुगली नदी में ज्वार और भाटा आता है। ज्वार और भाटा क्या है समझ लो। ज्वार और भाटा क्या है समझ लो। ज्वार और भाटा, समुद्र में जब पानी इधर चलता है ना, तो हुगली नदी में देखोगे तो सुबह में पानी रहेगा पूरा एकदम ऊपर तक भरल एकदम, और 12 बजे के बाद देखोगे तो एकदम इधर से इधर पानी जाएगा। सुबह में इधर से इधर जाएगा और 12 बजे के बाद इधर से इधर जाएगा। ऐसा होता है समुद्र में ज्वार और भाटा के कारण। उसके बाद अगर चंबल घाटी 965, चंबल नदी 965, जानाबाग पहाड़ी मध्य प्रदेश में। चंबल घाटी पे कई नाटक बन चुका है, ड्रामा लिखा गया, चंबल घाटी का लुटेरा है ने फूलन देवी, मलखान सिंह, डाकू चंदन सिंह, सब चंबल घाटी एकदम बहुत भयंकर घाटी था। जो भी डाकू बनता था उसी में चल जाता था, उसको पुलिस खोज ही नहीं पाता था। सब चंबल घाटी में। मध्य प्रदेश में कोसी नदी 730 किलोमीटर, नेपाल में सप्तकोशिक नामक स्थान से निकलता है। बिहार के शोक भी कहते हैं। सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलने वाला कौन नदी है?
कोसी नदी है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, आखिर कौन सी नदी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए, और याद करने के लिए भी बात हो तो याद भी किया जाना चाहिए। ठीक है, आपके किताब में भी है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि गंगा के द्वारा जो बहाकर लाई गई नदियां हैं, आज लोग तुम लोग देखा होगा कि गंगा के किनारे किनारे ज्यादा संख्या है उसका। ठीक है, गंगा के उत्तर मैदान में जो है, गंगा के द्वारा जो पानी लाता है गंदा अपेक्षण होता है। आज ताल क्षेत्र क्यों उपजाऊ है, बिना खाद मसाला का ताल क्षेत्र जो है हमारा मोकामा बड़हिया क्यों ज्यादा उपजाऊ है, गंगा के पानी से जो गाद जमा होता है ना, उसके कारण। लंबाई तो पता ही है, गंगा नदी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसको कहते हैं, गंगा नदी को। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियां जमुना, और गंगा जमुना प्लस सरस्वती है ने, ये गाना भी है बाबू। इसमें अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था, उसमें गाना है, फिल्म का नाम हमको याद नहीं है। उसमें मामा रहता है उसका, कंस मामा, और वही मार देता है उसको, तो वही कहता है गंगा जमुना सरस्वती। मिथुन चक्रवर्ती भी रहता है उसमें फिल्म में। कौन फिल्म का नाम है, देखा है तुम, है? गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहां पे तीनों हिल मिल जाए वहीं का संगम नाम है। जी के याद हो गया कि नहीं, याद हो गया जी, वहीं का संगम नाम है। संगम मतलब कहाँ, प्रयागराज, जहाँ के अभी कचरा कुंभ लगा हुआ है। अब पूरा गंदगी भरा हुआ है, वीडियो देखते हैं ना अगल बगल का, पूरा गंदगी भरा हुआ है। अभी शेखपुरा से गए हैं चंदन जी, इलाहाबाद गए हुए हैं गाड़ी लेके, पूरा एकदम देयर इज नथिंग बट डटी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी सांगपो है ना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम क्या है, सांगपो। और गंगा नदी का बंगाल में है पद्मा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है दिहांग। ठीक है, दिहांग नाम है। बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। बांग्लादेश के मध्यवर्ती भाग में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं, पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों की संयुक्त जलधारा का नाम है मेघना। दोनों जहां मिलता है उसका नाम क्या है, मेघना। पश्चिमी प्रवाह की सबसे प्रमुख नदी क्या है, नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी नर्मदा, है ना जी, नर्मदा। नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदियां तवा और सन। एस्चुरी का निर्माण करने वाली भारतीय नदियां नर्मदा, ताप्ती, जुआरी। नेपाल में गंडक नदी का नाम क्या है, शालिग्राम। शालिग्राम विष्णु भगवान का एक नाम है। ठीक है, शालिग्राम विष्णु भगवान का एक नाम भी है, और नारायणी भी। मैदानी भाग में गंडक नदी का नाम क्या है, नारायणी नदी। कोसी नदी के मुख्य जलधारा का नाम क्या है, अरुण नदी। हरियाणा में प्रभावित होने वाला एकमात्र नदी घग्गर। घग्गर। अब 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं, पंजाब को। सबसे काली नदी शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश होता है कहाँ, हरिद्वार में। दक्षिण पठार के सीधे गंगा में मिलाने वाली एकमात्र नदी सोनपुर, पटना के निकट मिलती है। कहाँ, पटना के निकट मिलती है। देखो आंटी है, बोलो तो पानी एक गिलास ला ले। आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे। चलिए चलिए देख लीजिए, उसी का आगे पार्ट है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। बिरध गंगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में मिलता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी क्यों कहते हैं, पहले बता चुके हैं हम। हुगली नदी को विश्वघाती नदी क्यों कहते हैं,
सुबह में देखोगे तो एकदम पूरा क्यारा क्यारा पानी है, शाम में देखो तो तुम सोचोगे 12 बजे के बाद पनिया निकाल लेंगे, कुछ काम करने के लिए तो केवल जमीन में चला जाएगा पूरा गड्ढा। जो हुगली नदी देखा होगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सबसे बड़ा द्वीप जो मांजुली द्वीप का निर्माण करती है कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ है जी? गरसोप्पा जलप्रपात। क्या नाम है सबसे ऊंची जलप्रपात का? गरसोप्पा। ये कौन नदी? शरावती नदी। वर्ष में 2 बार अधिकतम प्रवाह करने वाली नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी, शरावती नदी, है ना। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन है? नर्मदा। और पूरब की ओर बहने वाली? उत्तर की ओर बहने वाली? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां का नाम है चंबल, बेतवा और सोन। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती। पश्चिम उत्तर मतलब क्या हो गया? पश्चिम और उत्तर। पश्चिम और उत्तर भारत की एकमात्र नदी जो समुद्र तक पहुंचती है लूनी नदी। बाढ़ एवं मार्ग बदलाव के लिए कुख्यात कोसी नदी। बिहार की दुखद नदी कोसी नदी। बंगाल की दुखद नदी दामोदर नदी। नहीं पढ़मी ना तो दामोदर नदिया में ढकेल देबू तोरा, समझ गए नहीं? मतलब मुहावरा है, कहावत है। ठीक है। बंगाल गंगा की सहायक नदी जो पठार से निकलती है सोन नदी। जमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी चंबल। भारत की लवण नदी लूनी। दामोदर नदी घाटी की मुख्य योजना क्या है जी? कोयला। क्या है? कोयला। और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। भारत को पवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत को पवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? होली रिवर। गंगा इज ए होली रिवर, है ना जी। जितना मुड़ना उड़ना होगा सब उसी में होगा। और इस पर बिहार की सबसे पहला फिल्म भी बन चुकी है। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। पियरी मतलब क्या होता है? चुनरी। चुनरी होता है ना। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। अब बिहारी लोग जो है ना बहुत सोलिट आदमी होता है। कैसे सोलिट होता है कि एक बार हवाई जहाज से एगो बिहारी, एगो पाकिस्तानी, एगो अमेरिका, तीनों जा रहा था। तीनों अचानक हवाई जहाज का इंजन मैंने अनलोड हो गया। पायलट बोला कि भैया एक आदमी को हेलीकॉप्टर से कूद के जान देना पड़ेगा। अब तीनों में से एगो डिसाइड कर लीजिए। बिहारी बोला हम जान देंगे। अरे हम बिहारी हैं, हम देश के लिए कुर्बान देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम नीचे पायदान में लटके तो मेरे साथ तुम दोनों भी लटकना, अमेरिकन वाला भी है पाकिस्तानिया भी। हम कूदेंगे नीचे तो तुम देखते रहना ताकि हमको मौत थोड़ा आसान हो जाए, लगेगा कि मेरा मित्र देख रहा है। कहा ठीक है। तीनों नीचे लटक गया पौदान में। कारपेट से नीचे आ गया, कॉकपिट से नीचे लटक गया तीनों। बिहारी बोले भैया हम कूद रहे हैं, अब तुम दोनों ताली बजाओ। अब जैसे पाकिस्तानी अमेरिका ताली बजाए, दोनों नीचे गिरा धर्म। बिहारी ऊपर चढ़ गया। ससुरा हमरा से पंगा, बिहारी से पंगा। एक आदमी हल्का करने के लिए पायलट साहब बोले थे, हम तो 2 आदमी हल्का कर दिए हैं, है ना। तो हम गमछा झाड़ के चलते हैं, है ना। जो हमसे अच्छा से पेश आता है उससे हम प्यार से बतियाते हैं, नहीं तो फिर मार से बतियाते हैं। हम बिहारी हैं, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा अचार होता है, शुक्र शनिचर इतवार होता है, समझ गया। तो इसीलिए बिहारी के लोग कहता है अगर शिक्षा के क्षेत्र में परसेंटेज में भले कम है ना जी, परसेंटेज में कम है, लेकिन ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बिहारी ही है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है।
चलिए, भारत की मिट्टियां, देखो मिट्टी क्या है कि अगर मिट्टी ना हो तो क्या हो, मिट्टी ना हो तो क्या होगा, जीवन ही नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी ना हो तो क्या हो, जीवन ही नहीं होगा। हम अपनी घटना बताते हैं, खेत में हर जोत रहे थे, हर जोतने में भादों में गोड़ा हाथा में पानी लग जाता है, एकदम भिजा जाता है। तो हमारी मम्मी की ये सतुआ सान के देती थी, खाए ले मुठलिया बांध के, कलहुआ ले जाती थी सतुआ सान के। तो रोड के किनारे हर जोत रहे थे, उधर से आदमी जा रहा था, कहा देखो ना हाथ गोड़ कैसा सड़ गया है, ओ माय गॉड। तो भैया हम भी तो पढ़े लिखे आदमी थे, हैं, हम बोले ओ माय गॉड, दिस इज नॉट फैक्ट, है ना, यू मीट आफ्टर 4 month। चल गया। अब जब ऊपर में धान के पुंजिया पर बैठ के इसे चूड़ा फाकेंगे, जखने एकदम मस्ती से, जखने तुम दुकान में जाओगे, भैया 100 ग्राम चूड़ा दीजिए, तो 10 रुपये, 10 रुपया, तो गोड़ सड़ेगा तो क्या होगा, तब ना मोती झरेगा। जितना बालू सड़ता है उतना मोती झरता है, ये कहावत है। तो वो मिट्टी है कि मिट्टी ही का देन है कि हम लोग हैं, और हमारा शरीर भी तो इसी से बना है। श्लोक याद है किसी को, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व बने अहम शरीरा। हमारा शरीर इन्हीं 5 चीजों से मिला है, जिसमें एक सबसे बड़ी क्या है, मिट्टी है। कहता है ना हम मिट्टी में मिला देंगे, मुहावरा भी है, मिट्टी में मिला देंगे मतलब नेस्तनाबूद कर देंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे, है ना। तुम्हारी मिट्टी, तुम मेरी मिट्टी पलीद मत करो, मतलब मेरा काम मत बिगाड़ो, मेरा इज्जत मत उतारो, मिट्टी पलीद कर देंगे। मिट्टी पे बहुत सारा मुहावरा भी है। तो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सबसे पहले आप देखिए जलोढ़ मिट्टी, है ना, एलुवल सोल, या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, या बहुत उपजाऊ होती है, जो धान और गन्ना के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। धान और गन्ना को अधिक से अधिक पानी की जरूरत होता है, और पानी को सोख के रखता है पूरा, है ना। इसके बारे में कहावत है, धान भैंस कतारी केला, आरोहन तबला तो गेला। पानी अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है। और ये जलोढ़ मिट्टी क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, सोख करके रखती है, जिसको केवाल मिट्टी भी कहते हैं ना। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी रहती है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी के मैदानों में मिलता है। काली मिट्टी, ब्लैक या रेगुलर सोल, यह मिट्टी लावा के टूटने से बनी है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। और लाल मिट्टी, इसमें लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसकी मिट्टी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लोहे के कारण, लोहा के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, लाल हो जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, ये पाया कहा जाता है, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग में पाया जाता है लाल मिट्टी। हमारे गांव में भी पहाड़ के किनारे में लाल मिट्टी है ना। लाल मिट्टी, उससे घर निपटा है सब, ललकी मिट्टिया से। मिट्टी का घर जो रहता था ना, आंगन उंगन, अब तो मिट्टी का घर ना के बराबर है, तो अंगना उंगना सब देवाल उबाल उससे पोतता था, उससे लाल मिट्टी से एकदम। छोटा नागपुर में ज्यादा पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी, यह लेटेराइट जैसी पुरानी चट्टानों के टूटने से बनी है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यह पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, राजमहल, असम में पाई जाती है। ये मिट्टियां मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी, डिजर्ट मतलब घाटी, सैंडी मतलब बालू ही मिट्टी, रेतीली मतलब बालू वाला। इस प्रकार की मिट्टी में जीवांश का अभाव होता है। जहां वर्षा नहीं के बराबर होती है वहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें खेती नहीं के बराबर होती है। राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लास्ट पहाड़ी मिट्टी है, जो माउंटेन सोयल है। यह मिट्टी पहाड़ के ढालों पर मिलती है, जो चिकनी होती है। पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग पर, पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग पर यह मिट्टी जो है मिलती है। इनमें धान और चाय की खेती की जाती है। तो ये था तुम्हारा यहाँ तक की क्वेश्चंस, और इसको तुम लोग रिमेंबर जरूर कर लोगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।